वेतन से आय शीर्षक के इस 18वें भाग में आपका पुनः स्वागत है। इस भाग में हम अध्ययन करेंगे प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी, सेक्शन 17 सबसेक्शन 3, धारा 17 उपधारा 3 जो आयकर अधिनियम 1961 की धाराएं हैं, उसमें दिए गए वेतन के बदले में लाभ या कहें वेतन के स्थान पर लाभ। Following receipts are taxable as profits in lieu of salary. निम्न भुगतान वेतन के बदले लाभ के रूप में कर योग्य है। नंबर 1, the amount of any compensation due to or received by an employee from his employer or former employer at or in connection with the A. termination of his employment, B. modification of the terms and conditions of employment। करदाता को उसकी नौकरी से हटाने तथा नौकरी की शर्तों में परिवर्तन करने के परिणाम स्वरूप अपने वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से प्राप्त क्षतिपूर्ति की रकम, मुआवजे की रकम, नौकरी से हटाने के कारण दी गई क्षतिपूर्ति की रकम यद्यपि कैपिटल रिसिप्ट यानी पूंजीगत प्राप्ति होती है, परंतु आयकर अधिनियम की धारा 17 उपधारा 3 के अंतर्गत उस पर वेतन के बदले में लाभ के रूप में आयकर लगाया जाता है, चाहे यह राशि कर्मचारी ने अपने किसी अधिकार से प्राप्त की हो अथवा नियोक्ता की इच्छा से। दोनों ही परिस्थितियों में यह कर योग्य होती है। नंबर 2, एनी पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एन एसएससी फ्रॉम द एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर एक्सेप्ट द फॉलोइंग। करदाता को ऐसे किसी भी व्यक्ति से प्राप्त अथवा प्राप्य कोई राशि जो उसे ऐसे व्यक्ति के यहाँ सेवा प्रारंभ करने से पूर्व अथवा ऐसे व्यक्ति के यहाँ सेवा समाप्त होने के बाद प्राप्त अथवा प्राप्य हुई हो, ऐसी राशि एक मुश्त भी प्राप्त हो सकती है अथवा अन्य प्रकार से भी प्राप्त हो सकती है। एक्सेप्ट दी फॉलोइंग, परंतु निम्न अपवाद है, यानी इन भुगतानों को वेतन के स्थान पर लाभ में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। नंबर 1, ग्रेच्युटी एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(10), जिसे हम मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त ग्रेच्युटी भी कहते हैं। नंबर 2, हाउस रेंट अलाउंस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(13)(a), कर मुक्त किराया मकान किराया भत्ता जो धारा 10(13)(a) में दिया जाता है। कम्यूटेड पेंशन एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(a), पेंशन की एक मुश्त राशि। रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(b), छटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति। पेमेंट फ्रॉम एन अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, अनुमोदित सुपरएनुएशन फंड से प्राप्त भुगतान। पेमेंट फ्रॉम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वैधानिक प्रोविडेंट फंड से वैधानिक भविष्य निधि से प्राप्त भुगतान। पेमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट इट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(12), प्रमाणित प्रोविडेंट फंड से भुगतान जो धारा 10 उपधारा 12 में दी गई सीमा तक कर मुक्त है।
यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात नोट करने लायक है कि ये राशियां निश्चित सीमा तक ही वेतन के स्थान पर लाभ नहीं मानी जाती है। इन सभी में हमने देखा एग्जम्प्टेड शब्द लिखा हुआ है। एग्जम्प्टेड का मतलब कर से मुक्ति है, यानी जिस सीमा तक इन राशियों को वेतन के स्थान पर लाभ नहीं माना जाता है, उस सीमा तक ये राशियां कर से मुक्त है। निर्धारित सीमा से अधिक राशि प्राप्त होती है तो वह कर योग्य होती है। इनका विस्तृत विवरण इस व्याख्यान में प्रारंभ करेंगे, जो ग्रेच्युटी से प्रारंभ होगा। नंबर 3, एनी पेमेंट फ्रॉम unrecognized provident fund or such other fund to the extent to which it does not consist of contribution by the SSC or interest on such contribution। करदाता को प्रोविडेंट फंड अथवा किसी अन्य फंड में से अपने वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता द्वारा देय अथवा प्राप्त भुगतान, इसमें कर्मचारी का स्वयं का अंशदान एवं उस पर ब्याज सम्मिलित नहीं किया जाएगा। नंबर 4, एनी सम रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय अंडर द की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द सम अलाउड बाय वे ऑफ बोनस और सच पॉलिसी। वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से करदाता को महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा पॉलिसी के तहत कोई राशि जिसमें ऐसी पॉलिसी के संबंध में आवंटित बोनस की राशि भी सम्मिलित की जाएगी। नंबर 5, एनी अमाउंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय इन लंप सम और अदरवाइज prior to employment or after cessation of employment। करदाता को अपने वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से देय अथवा प्राप्त कोई भुगतान, यदि यह राशि नियोक्ता ने व्यक्तिगत भेंट के रूप में दी है तो इसे वेतन के बदले में लाभ नहीं मानेंगे और यह भेंट कर मुक्त होगी। अब हम प्रारंभ करते हैं ग्रेच्युटी से। ग्रेच्युटी इज ए gracious payment made by an employer to the employee as an appreciation of the past services rendered। कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को अपने सेवा काल में दी गई सेवा के पारितोषिक रूप में सेवानिवृत्ति पर यह राशि नियोक्ता से प्राप्त होती है, इसे ही ग्रेच्युटी कहा जाता है। दिस पेमेंट इज डन when an employee retires from the organization or if he or she dies, then its payment is made to his her legal heirs। यह भुगतान कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति पर या उसकी मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारियों को दिया जाता है। In 1972, the law was enacted as the Payment of Gratuity Act 1972। 1972 में 1972 में ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 कानून लागू किया गया, विच मेड पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी कंपल्सरी, जिसके आधार पर ग्रेच्युटी का भुगतान अनिवार्य कर दिया गया फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर कवर्ड बाय द एक्ट। इस अधिनियम के दायरे में आने वाले सभी संस्थानों संगठनों को इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रेच्युटी का भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है। अब इससे संबंधित आयकर अधिनियम के प्रावधानों को विस्तृत से पढ़ने का प्रयास करेंगे।
नंबर 1, gratuity received before retirement or death of employee. When an employee continues his or her job and has received gratuity, then it shall be fully taxable for all types of employees, whether government or non-government employees. यदि कोई कर्मचारी जो अपनी नौकरी को जारी रखे हुए है, यानी सेवा काल के दौरान ही ग्रेच्युटी प्राप्त कर लेता है, सेवानिवृत्ति से पहले या डेथ से पहले, तो वह राशि पूर्णतया कर योग्य होगी। प्राप्त करने वाला चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे गैर सरकारी कर्मचारी। नंबर 2, gratuity received by government employee at retirement or death. For government employees, gratuity is fully exempt, whether it is paid to employee on retirement or paid to his or her family members on death of employee. Government employees means employees of state government, central government and local authority. सरकार, स्थानीय सत्ता, आदि के कर्मचारियों को प्राप्त ग्रेच्युटी हम विस्तृत से कह सकते हैं केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय सत्ता के कर्मचारियों, सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारियों को प्राप्त मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति पर प्राप्त ग्रेच्युटी कर से मुक्त होती है। नंबर 2, सरकारी कर्मचारियों में सम्मिलित होंगे राज्य सरकारों के कर्मचारी, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी और स्थानीय सत्ता के कर्मचारी, लेकिन सरकारी कंपनियों के कर्मचारी इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। यह बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। नंबर 3, gratuity received or receivable by non-government employees who are covered under Payment of Gratuity Act 1972. For employees of organizations covered under the Payment of Gratuity Act 1972, the minimum of the following amounts is exempt from tax: the amount of gratuity actually received or receivable, maximum limit of rupees 20 lakh, 15 days salary, but 7 days in case of employees of seasonal establishment for every completed years of service, and part thereof, if in excess of 6 months, shall be taken as a full year. Note number 1, salary means basic salary and DA of 1 month received or receivable by employee. Number 2, 15 days salary should be interpreted as 15 divided by 26 multiplied by salary. Number 3, we have to consider the salary for the month of immediately preceding to the month of retirement. Number 4, as per section 4(1) of the Payment of Gratuity Act 1972, gratuity shall be paid to an employee on the termination of his/her employment after he/she has rendered continuous service of at least 5 years. However, this condition is not applicable if the termination is because of death or disablement of employee. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत प्राप्त ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार जो कर्मचारी इस अधिनियम के क्षेत्र में आते हैं उनको निम्न राशि ग्रेच्युटी के रूप में भुगतान की जाती है: प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन का वेतन, मौसमी कारखानों की दशा में 7 दिन का वेतन, 6 माह से अधिक की अवधि को इस आशय के लिए 1 वर्ष मान लिया जाएगा।
अथवा 20 लाख रुपए अधिकतम, अथवा वास्तव में प्राप्त राशि। यानी इन तीनों में से जो सबसे कम राशि होगी वह कर्मचारी के लिए कर से मुक्त होगी। यदि कोई नियोक्ता उपरोक्त व्यवस्थाओं के अनुसार ही अपने कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान करता है तो कर्मचारी के लिए प्राप्त संपूर्ण राशि आयकर से मुक्त होगी। परंतु अधिनियम में ऐसी व्यवस्था है कि कर्मचारी नियोक्ता से अधिक ग्रेच्युटी दिए जाने का अनुबंध कर सकता है। यदि कर्मचारी ने अधिक राशि ग्रेच्युटी के रूप में प्राप्त की है तो वह अतिरिक्त राशि कर से मुक्त नहीं होगी। इसीलिए हमने यहाँ पर देखा है वास्तव में प्राप्त राशि, अधिनियम में दिए गए नियमानुसार प्राप्त राशि और अधिकतम 20 लाख रुपए, इन तीनों में से जो भी सबसे कम राशि होगी हम उसे कर से मुक्त करेंगे। यह अधिनियम सरकारी, अर्ध सरकारी तथा निजी कारखानों, खानों, बागानों, तेल क्षेत्रों, बंदरगाहों तथा रेल कंपनियों एवं ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों जहां 10 या अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हों के सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। यदि किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान में एक बार ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू हो जाता है तो बाद में उस प्रतिष्ठान में कर्मचारियों की संख्या 10 से कम हो जाती है तो भी यह अधिनियम लागू रहेगा। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के लिए वेतन से आशय ऐसे वेतन से है जिसमें महंगाई भत्ता तो शामिल किया जाता है परंतु अन्य कोई राशि, बोनस या भत्ता सम्मिलित नहीं किया जाता है। 15 दिन के वेतन की गणना कर्मचारी द्वारा आहरित अंतिम वेतन के आधार पर की जाएगी। प्रतिदिन या एक दिन का वेतन उस माह के वेतन में 26 का भाग देकर ज्ञात किया जाएगा, अर्थात अंतिम आहरित वेतन मल्टीप्लाइड बाई 15/26 के आधार पर। कार्य के अनुसार मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों की दशा में प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन का निर्धारण। ऐसी दशा में कर्मचारी को दैनिक मजदूरी की गणना उसके द्वारा अवकाश ग्रहण करने के तुरंत पूर्व के 3 माह की कुल मजदूरी या वेतन के मासिक औसत के आधार पर की जाएगी। इसके लिए कुल मजदूरी में अतिरिक्त समय की मजदूरी, ओवर टाइम वेजेस को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। Number 4. Gratuity received or receivable by non-government employees who are not covered under Payment of Gratuity Act 1972. अब हम उन कर्मचारियों के बारे में बात करेंगे जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम की सीमा से बाहर है। इन्हें हम अन्य कर्मचारी कह सकते हैं, यानी जिन्हें ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं होती है। अन्य किसी दशा में कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता से प्राप्त ग्रेच्युटी, यदि वह ग्रेच्युटी कर्मचारी द्वारा अवकाश ग्रहण करने, कार्य के अयोग्य हो जाने अथवा नौकरी से निकाले जाने पर प्राप्त की गई है, it shall be exempt from tax to the extent following. A. The amount of gratuity actually received or receivable, वास्तव में प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि। B. मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹20 लाख, अधिकतम प्राप्त 20 लाख रुपए तक राशि। C. हाफ मंथ्स एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इग्नोरिंग द फ्रैक्शन ऑफ द ईयर, प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए आधे माह का वेतन
इसमें से यदि किसी कर्मचारी ने किसी वर्ष में पूर्ण वर्ष की सेवा नहीं की है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कर्मचारी ने 10 वर्ष और 11 माह का सेवा काल दिया है तो उसे केवल 10 वर्ष का सेवा काल ही माना जाएगा। नोट्स: सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी प्लस DA forming part of the salary for the retirement benefits plus commission if received as fixed percentage of sale. Number 2, average salary means of the salary as calculated above for 10 months immediately preceding the month in which employee retires. Half months should be interpreted as 15 upon 30, 15 divided by 30 multiplied by salary. यदि किसी करदाता को गत वर्ष में एक से अधिक नियोक्ताओं से ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त होती है तो प्रत्येक नियोक्ता से प्राप्त ग्रेच्युटी का करमुक्त भाग अलग अलग ज्ञात किया जाएगा, परंतु कुल करमुक्त राशि कभी भी 20 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। इसी प्रकार यदि किसी कर्मचारी ने पहले किसी वर्ष में ग्रेच्युटी प्राप्त की थी और उसका कुछ भाग करमुक्त हो गया था तो उस करमुक्त राशि को 20 लाख रुपए में से घटा दिया जाएगा और शेष राशि ही करमुक्त की अधिकतम सीमा गत वर्ष के लिए मानी जाएगी। जिस माह में कर्मचारी अवकाश ग्रहण करता है या कार्य के अयोग्य हो जाता है अथवा उसे नौकरी से हटाया जाता है, उस माह के तुरंत पूर्व के 10 माह के मासिक औसत के आधार पर ही वेतन की गणना की जाएगी। करमुक्त ग्रेच्युटी की गणना के लिए वेतन से तात्पर्य मूल वेतन से है, परंतु यदि महंगाई भत्ता नौकरी की शर्तों के तहत दिया जाता है तो उसे भी इस आशय के लिए वेतन में सम्मिलित किया जाएगा। अन्य भत्ते एवं अनुलाभ इस आशय के लिए वेतन में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे, परंतु न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार यदि किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी की शर्तों के अनुसार उसके द्वारा की गई बिक्री की राशि पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से कमीशन दिया जाता है तो ऐसे कमीशन को भी वेतन का भाग माना जाएगा। अब हम फॉर्मूले के रूप में भी इसको समझ सकते हैं। औसत मासिक वेतन इज इक्वल टू तुरंत पूर्व के 10 माह का मूल वेतन प्लस 10 माह का सेवा शर्तों के अनुसार मिलने वाला महंगाई भत्ता प्लस 10 माह में बिक्री पर निश्चित दर से दिया गया कमीशन। इन सभी को जब हम जोड़कर 10 से भाग देंगे तो हमारे पास औसत मासिक वेतन आ जाएगा। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि नौकरी से हटाने के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा नौकरी से त्यागपत्र दिया जाना भी सम्मिलित किया जाता है। यदि कोई कर्मचारी महीने के अंतिम दिन अवकाश ग्रहण करता है तो इसका अर्थ होता है अंतिम दिन कार्य करके अवकाश ग्रहण करना या अगले माह के प्रथम दिन से अवकाश ग्रहण करना एवं 10 माह के वेतन की गणना में इस अंतिम माह को भी सम्मिलित किया जाएगा। Treatment of gratuity when an employee dies. When gratuity becomes due before death of employee, but it is paid to his or legal heirs after the death of employee, it shall always be taxable in the hands of the employee and never in the hands of legal heirs. This is so because salary is taxable for the employee on due or receipt basis, whichever is earlier. However, such taxable amount shall be calculated after following exemption as discussed above. यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात ग्रेच्युटी प्राप्त होती है, ऐसे ग्रेच्युटी जो एक कर्मचारी की डेथ होने से पहले ड्यू हो गई हो परंतु मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों को दी गई हो, तो ऐसी परिस्थिति में यह राशि कर से मुक्त होगी। यानी हमें यह समझना है कि मृत्यु से पूर्व
देय हुई राशि कर्मचारी के उत्तराधिकारियों को यदि प्राप्त होती है तो वह कर्मचारी के उत्तराधिकारियों के लिए करमुक्त होगी, क्योंकि वेतन की राशि केवल और केवल कर्मचारी के लिए ही कर योग्य होती है और यहाँ प्राप्तकर्ता कर्मचारी नहीं है। नोट्स: इफ द एम्प्लॉय हैज retired from two or more than such employers who are covered under Gratuity Act during his lifetime and has received gratuity from such number of employers, then exemption shall be calculated for each employer separately. However, aggregate exemption for gratuity for all employers shall not exceed rupees 20 lakhs. इस बात को हम थोड़ी देर पहले समझ चुके हैं कि यदि कर्मचारी ने 2 या अधिक नियोक्ताओं के यहाँ पर कार्य किया है तो उन सभी से प्राप्त ग्रेच्युटी के कर मुक्ति की राशि की गणना अलग अलग की जाएगी और यह कभी भी कुल मिलाकर 20 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। CIT वर्सेस PN मेहरा के केस में इफ द एम्प्लॉय हैज रिटायर्ड एंड इज नॉट पेड ग्रेच्युटी and the same person now retires from these services of any other employer, then for the purpose of computing the exemption, the services to the previous employer shall also be counted. यदि कर्मचारी किसी एक नियोक्ता के यहाँ से रिटायर होता है और वहाँ से उसको किसी प्रकार की ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाता, लेकिन जब वह दूसरे नियोक्ता के यहाँ सब रिटायर होता है, सेवानिवृत्त होता है और वहाँ से ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है, तो सेवा काल की गणना में जिस नियोक्ता से ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं हुई है उसकी सेवा अवधि को भी सम्मिलित किया जाएगा। धन्यवाद।